स्टार्ट करते हैं भाई। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ। सोल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे हम लोग। सोल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता वाले टर्म पढ़ रहे थे। सांद्रता वाले टर्म में क्या क्या पढ़ा? पहला था, दो भागों में डिवाइड किया था, एक वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, एक मास रिलेटेड टर्म। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में क्या क्या पढ़ना था हमको? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। दूसरा था परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, या उसको स्ट्रेंथ, ठीक है ना, शक्ति बोलते हैं हिंदी में। अब हमने तीन चीज़ें इसमें से पढ़ रखी थी। पहला क्या पढ़ा था? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या इसको परसेंट वॉल्यूम, इसका फार्मूला बोलो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसका मीनिंग मुझे समझा दो। 100 लीटर क्या आपका सोल्यूशन है, सॉरी लीटर बोला हूँ, 100 ml। जब भी परसेंट की बात आए तो क्या होगा? ml। 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट है, दैट इज द परसेंट v बाई v होता है। आगे बात समझ में। दूसरा बताया था परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, किस में होगा? ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मतलब 100 ml सोल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज द क्या? परसेंट। परसेंट वेट बाई वेट, ठीक है ना। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? मोलैरिटी। क्या पढ़े थे? मोलैरिटी, जिसको हम मोलरता बोलते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी। बताओ भाई क्या होता है ये? भाई मोलैरिटी निकालना है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। किसमें? लीटर में। किसमें होगा? लीटर में। अब याद रखना ये लीटर में है, जहाँ परसेंट था वहाँ ml में था, लेकिन यहाँ पर कितना है? लीटर। 1 लीटर ऑफ द, 1 लीटर आपका सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या है? सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, दैट इज द मोलैरिटी। आ रहा है समझ में? इसके बाद मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इज इक्वल टू क्या हो सकता है? n अपॉन Na। बताया था। n क्या है? नंबर है, कुछ भी नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी पूछे तो n निकालना है। जब भी नंबर संख्या पूछे तो n निकालना है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 या 22 इंटू 10 का पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर होता है आपका, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें और अगर वॉल्यूम STP NTP पर वॉल्यूम किसी का निकालना हो तो V अपॉन 22/4। ये वॉल्यूम किस पर? लीटर में है, ये STP और NTP पर है। ml में रहेगा तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 22,400 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये वॉल्यूम STP और NTP पर किस में है? लीटर में है। समझ में आया? तो इस फार्मूले को हम और क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बोलो, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी फार्मूला होगा, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे, है कि नहीं? अब आगे देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या बताने जा रहा हूँ? नॉर्मेलिटी। क्या बताने जा रहा हूँ? नॉर्मेलिटी। भाई इसको ध्यान समझिए, लोग बहुत डरते हैं मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बस समझ में आ गया तो कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मेलिटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी क्या होता है? जैसे मोलैरिटी है वैसे ही नॉर्मेलिटी, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू, जैसे नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से, इसको हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। अब देखो नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ द
सोल्यूशन। यही था ना। यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या होगा, बस मोल की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं हिंदी में, ग्राम तुल्यांक बोलते हैं, या केवल इक्विवेलेंट बोल सकते हो, तुल्यांक बोल सकते हो। मोल की जगह क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट। किसका होगा ये, सोल्यूट का। किसका होगा, सोल्यूट का होगा। अपॉन बताओ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी। समझ में आ रहा है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर विलेजन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट इज द नॉर्मेलिटी। कितने मोल प्रेजेंट है, दैट इज द मोलरिटी। बात समझ में आई, मोल समझ में आता, मोल फील आ गया। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। अब देखिए, अब कहेंगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, चलो पहले लिख देता हूँ। जीई का मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, हिंदी में बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बोलते हैं, या केवल तुल्यांक भी बोल सकते हो, या इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट भी इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं। अगर हिस्ट्री समझ में आ गया तो जान लीजिए बहुत जगह आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना आगे, सब जगह आता है ये। अब देखिए ग्राम, जैसे मोल इज इक्वल टू क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, वैसे तो ग्राम इक्विवेलेंट भी कुछ तो होता होगा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। वेट, जैसे उसमें वेट था, यहाँ पर भी क्या है, वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पर वेट अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ठीक है, लिख दिया। अब आप चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, EW का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देख इधर यही देख लो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब कहेंगे सर n फैक्टर क्या होता है, अभी n फैक्टर थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है। देखो चलते जा रहे हैं, नहीं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब जरा मुझे इसको बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा यहाँ, अपॉन क्या लिखूंगा, n फैक्टर। तो n फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू n फैक्टर। बोलो समझ में आ रहा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, इधर देखो थोड़ा सा जगह दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, देखो इधर अब देखो मैंने कहाँ नॉर्मलिटी था, फिर से नॉर्मलिटी में आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर लो या 3 कर लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और n फैक्टर तो ऊपर ही है, तो इनटू n फैक्टर। आ रहा है समझ में सबको, यहाँ तक आया, n फैक्टर लिख दिया। अब मुझे इतना चीज़ बता दो, अब n फैक्टर क्या तभी बताऊंगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन, सॉरी ऊपर क्या है, n फैक्टर है। अब जरा मुझे इतना दिखा दो, क्या दिखा दो, कुछ लिख सकते हैं क्या इसकी जगह, क्या लिख सकते हैं,
वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। जरा इधर चेक करो कहाँ गया, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ। तो इतनी जगह मोलरिटी लिख सकता हूँ क्या, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इतनी का क्या जगह, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये देखिए रिलेशन बिटवीन किसके आ गया, ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या आ गया, संबंध आ गया, रिलेशन आ गया। कहने का मतलब मुझे अगर एन फैक्टर पता हो, क्या पता हो, एन फैक्टर पता हो, तो हम नॉर्मेलिटी को मोलरिटी और मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या एन फैक्टर क्या होता है, आई बात समझ में। तो अब देखने वाले एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर हर जगह आने वाला है, मतलब ज़रूरी है, होना चाहिए। तो पहले बताओ इतना सबको समझ में आया, नॉर्मेलिटी से डरते नहीं हम ना, कुछ दिन पहले डर रहे होंगे, मतलब आज से पहले डर रहे होंगे। तो नॉर्मेलिटी मतलब एक जैसे मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है कि इक्विवेलेंट वेट भी कुछ होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यही एन फैक्टर बढ़ गया। ठीक है ना भाई, इतना नोट कर लीजिए, एन फैक्टर बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। बहुत आराम समझिए, बेसिक चैप्टर है ये, जान लीजिए। ये सब चैप्टर क्लियर रहेगा तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े ना, मोल कॉन्सेप्ट का ये एक चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका सेकेंड वर्जन है ये। हाँ चलिए अब बात करते हैं एन फैक्टर की। क्या बात करते हैं, एन फैक्टर की। देखो एन फैक्टर, देखिए एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए एन फैक्टर, सबसे पहले तो किसी एटम का एन फैक्टर, किसका बात कर रहा हूँ, एन फैक्टर ऑफ एटम, एन फैक्टर ऑफ एटम्स। किसी एटम का अगर एन फैक्टर निकालना है तो क्या होगा, जो उसकी वैलेंसी होती है, क्या होती है, उसकी वैलेंसी, संयोजकता जिसको बोलते हो, जो उसकी संयोजकता या जो वैलेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, देखिए अगर किसी एटम का एन फैक्टर निकालना हो तो आसान है। अच्छा पहले मुझे बता दो वैलेंसी क्या होती है, किसी एटम की वैलेंसी। हाँ, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो क्या होता है उसका एन फैक्टर। क्या होता है उसका एन फैक्टर। अब देखिए जैसे हमने सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 281। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो कौन सा इजी प्रोसेस है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। मतलब इस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब का फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए का, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इनका एन फैक्टर कितना होता है 1। इनका एन फैक्टर कितना होगा 1। समझ में आ गई बात। ऐसे हम सेकेंड ग्रुप की बात कर ले, सेकेंड ए बोले तो बेटा मांगे कार, इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, इनका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट ए का कितना हो गया एन फैक्टर, फर्स्ट ए ग्रुप का एन फैक्टर हो गया 1। सेकेंड ए का कितना हो गया, एन फैक्टर हो जाएगा 2। ऐसे तो निकाल सकते हो। ये बताओ ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना होता है,
एन फैक्टर माइनस नहीं होता, एन फैक्टर कितना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 2। नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना होता है? 3। हाइड्रोजन फैमिली का जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका एन फैक्टर कितना होता है? 1। अब तो समझ गए। हाइड्रोजन का एन फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा। समझ में आया सबको? तो किसी एटम का एन फैक्टर समझ में आया सबको? ये हमने एटम का एन फैक्टर बता दिया। और जैसे याद करिएगा Ag का, Au का, इन सबका भी एन फैक्टर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अच्छा, और देखिए, अच्छा एक चीज़ बस इसमें नोट कर लिए जो आगे काम आएगा, H2 का एन फैक्टर कितना? भाई ये मालिक्यूल हो गया, H2 का एन फैक्टर कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 है तो H2 का कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? ये जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा। 3 थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H2 और O2। O2 का एन फैक्टर, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 2 का कितना? 4 हो जाएगा। और मुझे बता Cl2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। समझ में आया? ये 3 आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा। अभी से बता दे रहा हूँ। एन फैक्टर N2 H2 Cl2 एन फैक्टर, इनका बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पहला तो एन फैक्टर ऑफ एटम हो गया, किसका था? एटम। दूसरा देखिए एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ एसिड। किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? जितना डिस्प्लेसमेंट H+ देता है, मतलब जितना क्या देगा? H+ डिस्प्लेसमेंट के रूप में देगा, H+ को रिलीज करेगा, वही इसका क्या होगा? एन फैक्टर। देखो हमने लिया HCl, तो इसका एन फैक्टर बताओ? 1। क्यों? क्योंकि एक H+ देगा। हमने लिख लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर दोनों H निकल जा रहे हैं तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? 2। H3PO4, समझ में आ रहा है सबको? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, जब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर बताऊँगा, है ना? तो इतना अभी फिलहाल समझ में आ रहा है सबको? HNO3 नाइट्रिक एसिड बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। समझ में आ गया सबको? इसी तरीके से अगर किसी बेस का एन फैक्टर निकालना हो, एन फैक्टर ऑफ बेस, किसी बेस का एन फैक्टर निकालना हो तो बताओ, जितना OH माइनस देगा। मान लीजिए NaOH लिया, जिसका एन फैक्टर बताओ? 1। CaOH ट्वाइस लिया तो एन फैक्टर बताओ? 2। आ रहा है समझ सको? अगर ठीक है, बेस का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर साल्ट, किसी साल्ट का एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर? साल्ट। साल्ट का एन फैक्टर बताओ? किसी साल्ट का एन फैक्टर जो 4, साल्ट का मतलब कैटायन और एनायन। साल्ट किससे बनता है? कैटायन और NaCl देख लो, कैटायन और एनायन से बनता है। तो अगर साल्ट का है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, टोटल जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, दोनों में से एक ही लेना है, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो उसका क्या होगा? एन फैक्टर। चलो बताओ, जैसे NaCl लिया, एन फैक्टर कितना होगा? चाहे Na के ऊपर 1 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस। जैसे हमने लिख दिया CaCl2, एन फैक्टर बताओ? कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है, या एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस और 2 क्लोरीन के ऊपर 2 माइनस। तो यहाँ पर जो चार्ज है ना, ये क्या है? टोटल क्या है? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। हमने लिख दिया AlCl3, 3 हो जाएगा। कर लोगे ना? जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, बताओ कितना होगा एन फैक्टर? 2। Cu के ऊपर 2 प्लस, आपको पता है SO4 डबल माइनस, सल्फेट के ऊपर कितना माइनस आता है? 2 माइनस आता है। बोलो समझ में आया? तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अब तो कर लोगे इस तरीके से, एन फैक्टर निकालना आ रहा है सबको? आ रहा है ना? बस इतनी सी। अब देखिए अगर कोई कैटायन और एनायन है, क्या है? नेक्स्ट देख लीजिए, क्या है? कैटायन। कैटायन होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे Na प्लस एक चार्ज है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। Ca 2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2।
आ रही बातें समझ में? Al के ऊपर 3 + 4 तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर एनायन की बात कर ले, किसकी बात कर ले? एनायन, एनायन 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 मतलब निगेटिव चार्ज। जैसे मानिए Cl माइनस, n फैक्टर बताओ, S डबल माइनस, n फैक्टर बताओ, O डबल माइनस। समझ में आ गया सबको? तो इतना बस आपको इतना याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। यही है n फैक्टर। तो n फैक्टर बोलो, किसी एटम का समझ में आ गया, जो उसकी वैलेंसी होगी वो उसका n फैक्टर होगा। कोई एसिड है तो उसका n फैक्टर क्या होगा? जितने H+ देगा। कोई बेस है तो जितने OH- देगा। कोई साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। और कैटायन है तो जितने प्लस चार्ज है, एनायन है तो जितने माइनस चार्ज। समझ में आ गया सबको? नोट कर डालिए। चलो भाई क्वेश्चन बनाओ। ये देखो 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन क्या सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिटरमाइन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एंड क्या मोलरिटी। 2 चीज़ें निकालना है। कोशिश करोगे? इसका 1 आपने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कितना बताया? 1%। 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 2 लीटर। नहीं, इसमें आंसर तो कुछ और आ रहा है। चलो भाई देखते हैं, किसी का और कुछ? सबका यही? चलो तो सबसे पहले मुझे बता 20 ग्राम यूरिया, यूरिया है, देखो इधर यूरिया का कितना है 20 ग्राम। हाँ सही है, इसमें कितना है 30 ग्राम है, तो आपने उस हिसाब से लगाया तो ठीक है। जैसे इसमें 30 का लोग काटने उठने में आसान रहता है, मैंने गलती से लिखा था, ठीक है आप लोग सही है। तो 30 ग्राम यूरिया दिया था। अब 30 ग्राम यूरिया है तो यूरिया का वेट कितना हो गया? वेट ऑफ यूरिया बताओ 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, यही फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 3 का बता रहा हूँ, 3 का याद कर लीजिए। कौन कौन सा? यूरिया का मॉलिक्यूलर रट लीजिए, कितना होता है 60 होता है। कितना होता है इसका 60। ग्लूकोज का याद कर लीजिए 180 होता है। और किसका याद कर लीजिए? सुक्रोज का याद कर लीजिए, कितना होता है 342 होता है, 342 बार। मतलब इतने में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 60। अब क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है 2 लीटर। चलो अब क्या निकालना था? परसेंट। पहला देखो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर बताओ सोल्यूट का क्या वेट। सोल्यूट का वेट कितना है 30 ग्राम। ठीक। मॉलिक्यूलर वेट वेट वॉल्यूम कितना है इसका 2 लीटर है। लीटर को मिलीलीटर बदलो, मल्टीपल तो मतलब 2000 मिलीलीटर हो जाएगा इंटू 100। यही तो फार्मूला होता है। ये 2 0 से गया, 1 0 से गया 1.5, यही आंसर हो गया इसका। अब दूसरा चीज़ क्या पूछा था? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन किस में होगा? ये लीटर में होगा। तो बताओ वेट कितना है 30, मॉलिक्यूलर वेट 60, वॉल्यूम 2 लीटर, बस लीटर में लेना। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 m। तो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई 0.25 मोल। समझ में आ गया सबको? ठीक। जो लोग नोट करना चाहें कर सकते हैं।
चलो अब देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम की मास, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। लास्ट बताया था, 5 बताया था, 5वां ये क्या होता है इसमें बताओ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, वहाँ अभी मोलरिटी में क्या देखा? मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर। नॉर्मेलिटी में क्या देखा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ऊपर की तरफ बता रहा हूँ। और तो इसमें क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किस में होगा? ग्राम में। अपॉन क्या? नीचे वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किस में? लीटर में। यही हो गया स्ट्रेंथ, यही होता है जिसको हम आम बोल चाल की भाषा में याद करते हैं। 100 ग्राम पानी को 1 लीटर में घोल दिया तो 100 ग्राम पानी बोल रहा हूँ, 100 ग्राम शुगर को किस में घोल दिया? 1 लीटर पानी में, तो क्या बोलते हैं? 100 ग्राम पर लीटर। यही तो ज़्यादा यूज करते हो। तो यही है स्ट्रेंथ आपका, समझ में आया ना? तो वेट अपॉन, बस इतना ही लिखना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। उसकी क्या हो जाती? मोलरिटी की मोल पर लीटर। ग्राम उसका नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ में आ गया? बस इतना ही है। एक ही बार निकलता है, ऐसा थोड़ी बार बार निकलता रहता है। चलिए देखिए, तो अब हमने वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म पढ़ लिए सब। ये बताओ वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म क्या था? वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मास, ग्रुप बी। याद करो, ग्रुप बी मास रिलेटेड टर्म था। क्या था? मास रिलेटेड टर्म। मास रिलेटेड टर्म था, उसमें पहला परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वेट, या इसको हम बोलेंगे परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास बोलेंगे, या परसेंट बाई वेट बोलेंगे, या प्रतिशत द्रव्यमान बोलेंगे। प्रतिशत द्रव्यमान। अच्छा कोई आए? ठीक है, अरे गलत है।